नमस्कार। आज हम प्रेम शंकर चरणाना के उपन्यास सरकारी चाय के लिए के कुछ चुने हुए हिस्सों पर जरा गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, हमारे पास उपन्यास की शुरुआत है, प्रस्तावना, समर्पण और कहानी के कुछ बहुत अहम मोड़ हैं। बिल्कुल, और ये अंश हमें एक खास दुनिया में ले जाते हैं, उन युवाओं की दुनिया जो सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं। हाँ, और अक्सर छोटे शहरों या गांवों से आते हैं, कोटा जैसे शहरों में। लेखक ने उपन्यास समर्पित भी उन्हीं लोगों को किया है। अच्छा। हाँ, वो गांव की पगडंडियों से निकले युवा, किराए के कमरों में संघर्ष करते छात्र, सफल असफल विद्यार्थी और उनके माता पिता जो हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। पंकित प्रकाशन का ये उपन्यास जून 2025 में पहला संस्करण आया। ISBN और कीमत भी दी है, 249 रुपए। तो जैसा भूमिका में लिखा है, ये किसी एक की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरी पीढ़ी की कहानी है। उनके संघर्ष, उनके सपने, खास तौर पर ये जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी का माहौल है ना, उसके इर्द गिर्द। पात्र भले काल्पनिक हों, पर एहसास बहुत असली लगते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल, भावनाएं एकदम सच्ची हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन हिस्सों के जरिए हम किरदारों को समझें। अटल, माधवी, अमीश, लोकेश और हाँ, मार साहब, बिल्कुल। उनके रिश्ते, उनकी मुश्किलें और वो माहौल कोटा वाला, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का वो दबाव। सही। कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। अटल और माधवी हैंगिंग ब्रिज पर 2018 में। हाँ, और शुरुआती थोड़ी तनाव भरी है। अटल की हताशा साफ दिखती है वहाँ। बेरोजगारी का गुस्सा है ना। हाँ, और वो गुस्सा माधवी पर निकलता है जब वो पैसों की बात करता है, माधवी के पास नौकरी न होने की बात। वो डायलॉग है ना, नकारा प्रेमी और नकारा महत्वाकांक्षी। उफ, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये शायद सिस्टम से, खुद से एक गहरी लड़ाई जैसी लगती है। बिल्कुल। और माधवी का रिएक्शन, गुस्से में इस्तीफा दे देना। वही तो, ये दिखाता है कि रिश्ते की शुरुआत ही आसान नहीं थी। एक तरफ शायद आकर्षण, दूसरी तरफ भविष्य की चिंता, पैसे की तंगी। ऐसा लगता है अटल उस वक्त प्यार से ज्यादा अपनी नाकामी के बोझ तले दबा हुआ था। हाँ, लेकिन कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, और बाद में जब अटल कोचिंग क्लास में माधवी को दोबारा देखता है, तब माहौल थोड़ा बदलता है। हाँ, वो आकर्षण जो पहले शायद दबा हुआ था, अब खुलकर सामने आता है। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। फिर वो जन्मदिन पार्टी वाले पल, स्टेडियम की मुलाकातें, किशोर सागर तालाब के किनारे बैठना। इन पलों में लगता है जैसे वो बाहरी दबाव, वो कोटा का संघर्ष, सब भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और फिर माधवी का वो इजहार, आई लव यू अटल, आई लव यू लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट। काफी फिल्मी है पर इंटेंस है। हाँ, उनके प्यार की गहराई दिखाता है। पर सवाल वही रहता है, क्या ये प्यार उस प्रेशर वाले माहौल में टिक पाएगा? सही बात। माधवी, जो RD शर्मा की बेटी है, BA B.Ed की तैयारी कर रही है, समझदार लगती है, लेकिन अटल की नेगेटिविटी से वो भी परेशान तो होती है। और यहीं से हम उस माहौल में और गहरे उतरते हैं। कोटा उपन्यास के ये हिस्से कोटा को बहुत सजीव बनाते हैं ना। बिल्कुल। वो ऑटो का शोरगुल, छात्रों की भीड़, कोचिंग सेंटर्स, उम्मीदें और निराशाएं दोनों एक साथ हवा में तैरती हुई। हाँ, और ये सिर्फ बाहर का माहौल नहीं है, ये किरदारों के रोज के संघर्षों से जुड़ा है। जैसे अटल का कमरा ढूंढना। हाँ, वो वाला हिस्सा, मकान मालिकों की शर्तें, जाति पूछना, लड़कियों के आने पर रोक। ये दिखाता है कि संघर्ष सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, एक अजनबी शहर में अपनी जगह बनाना भी एक लड़ाई है। और फिर आर्थिक पहलू, वो तो है ही। अटल के पिता नृसिंह जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करते हैं, उनकी चिंता। ये बात बहुत छूती है कि ये लड़ाई सिर्फ छात्र अकेले नहीं लड़ रहा होता, पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। नृसिंह का वो विश्वास कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, मध्यम वर्ग के लिए जीवनदायिनी, एक सुरक्षा कवच। ये सोच आज भी लाखों परिवारों की होगी। यकीनन। और इसी भारी दबाव के बीच अटल का पढ़ाई पर फोकस न कर पाना, ये बहुत स्वाभाविक लगता है। हाँ, ये सिर्फ उसकी कमी नहीं है, ये शायद उस पूरे सिस्टम, उस माहौल का नतीजा है। बिल्कुल। और इसी माहौल के दूसरे चेहरे हमें अमीश और लोकेश में नजर आते हैं। हाँ, अमीश RS की तैयारी, दिल्ली, जयपुर, सब जगह कोचिंग की, लेकिन इंटरव्यू में रह गया अंग्रेजी में कमजोरी की वजह से। अमीश का किरदार आज के टाइम से भी जुड़ता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, #केशोपुरा सर्कल कोटा, हैशटैग के साथ सेल्फी। हाँ, तैयारी के साथ साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश भी। उसकी कहानी ये भी बताती है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, कभी कभी भाषा जैसी बाधाएं भी आ जाती हैं। सही। फिर लोकेश की कहानी है, वो शायद और भी ज्यादा मुश्किल। हाँ, इटावा से IIT में नहीं हुआ, फिर पिता की आत्महत्या का सदमा,
बहुत भारी है। बीटेक और आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी और साथ में चाय की दुकान पे काम भी। उसका संघर्ष कई लेवल पर है, इमोशनल, सोशल और सबसे बढ़कर इकोनॉमिक। वो क्यूआर कोड वाला सीन याद है? पेमेंट फेल हो जाता है। हाँ, दोस्त कानपुरिया के साथ मजाक चल रहा है, लेकिन उस एक छोटी सी घटना से उसकी आर्थिक तंगी साफ दिखती है। आजकल हम सबने कभी ना कभी वो क्यूआर फेलियर झेला है, पर लोकेश के लिए वो सिर्फ एक टेट प्रॉब्लम नहीं, वो उसकी पूरी हालत का आईना है। बिल्कुल, लेकिन अंत में लोकेश को सफलता मिलती है। हाँ, वो एक राहत की सांस जैसा है पूरी कहानी में। दिखाता है कि संघर्ष के बाद भी उम्मीद है। और इन सब भटकते संघर्ष करते युवाओं के बीच एक स्थिर बिंदु, मार साहब, राधेश्याम बैरवा। क्या कमाल का किरदार है ना? 40 साल से शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, साथ में किराने की दुकान। ये सिर्फ एक बूढ़े व्यक्ति नहीं है, ये अनुभव है, दर्शन है। हाँ, चलते फिरते अटल, अमीश, विकास गुप्ता जैसे लड़कों के लिए वो गाइड हैं, मेंटोर हैं। उनका जीवन को देखने का नजरिया, कर्म बनाम भाग्य पर उनके विचार। आप वो करो जो आप करना चाहते हैं, पर होगा वो जो वो चाहता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती, ये उनके 40 साल के संघर्ष से निकला सच लगता है। शायद ये उस अनिश्चितता से लड़ने का एक तरीका भी है जो इन छात्रों की जिंदगी में भरी पड़ी है। और वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, उनका अटल, अमीश, गुप्ता के साथ बैठ के खाना पकाना, साथ में पीना। हाँ, वो दृश्य उनके बीच के गहरे अनौपचारिक रिश्ते को दिखाते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं, डांटते भी हैं और फिर संभालते भी हैं। खासतौर पर जब अटल रिजल्ट में फेल होने के बाद टूट जाता है, शराब पीता है, तब मार साहब ही उसे संभालते हैं। उनका ये कहना कि उन्हें अपनी बेटियों की चिंता होती है जब वो अटल को रोते देखते हैं, ये उनके किरदार की इंसानियत दिखाता है। और अंत में इतने सालों के बाद उनकी खुद की पेंशन मंजूर हो जाना, वो जैसे उनकी पूरी जिंदगी की लड़ाई की एक सिंबॉलिक जीत है। कहानी में कुछ और भी किरदार हैं, जैसे सुनीता, अटल की दोस्त या प्रेमिका। फोन पर बातें होती हैं। हाँ, वो बातचीत दिखाती है कि दूर रहकर तैयारी करने का दबाव रिश्तों पर कैसे पड़ता है। अटल के माता पिता भी हैं, नरसिंह और सरोज। उनकी चिंताएं, ये सब मिलकर उस दुनिया को पूरा करते हैं। एक और एंगल है रजनी शर्मा, जो सफल लेखिका है, और उसकी फैन ज्योत्सना की मुलाकात। हाँ, ये शायद एक अलग तरह की महत्वाकांक्षा दिखाती है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दायरे से बाहर है। कोचिंग के टीचर्स का भी जिक्र है, आलोक सर, निरंजन सर। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं, मोटिवेट भी करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध की कहानी सुनाकर, कविताएं पढ़कर। वो कविता याद है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। हाँ, ये दिखाता है कि उस माहौल में मोटिवेशन भी एक जरूरी इनपुट है, लगातार चाहिए होता है। और माधुरी की सहेलियां प्रीति और अनाया, वो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, दोस्ती, गपशप, एक दूसरे का साथ। तो इन सभी किरदारों और घटनाओं के जरिए उपन्यास कुछ बहुत अहम मुद्दों को उठाता है। सबसे बड़ा तो यही लगता है प्रतियोगी परीक्षाओं का भयानक दबाव। बिल्कुल, सफलता और असफलता कैसे जिंदगी बदल देती है पूरी तरह से। और इसी दबाव के बीच पनपते रिश्ते, उलझते रिश्ते, कभी कभी टूटते भी, जैसे अटल और माधवी का, या अटल और सुनीता के बीच की अनिश्चितता। लेकिन दूसरी तरफ दोस्ती और सहारे का महत्व भी साफ दिखता है। मुश्किल वक्त में अटल, अमीश, लोकेश, मार साहब सब एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। सामाजिक सच्चाइयां भी हैं, शहर और गांव का फर्क, वर्ग भेद, कहीं कहीं जाति की झलक, बेरोजगारी का दर्द और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे अटल की निराशा में वो साफ झलकता है। और इन सब के ऊपर वो एक बड़ा सवाल, सपने बनाम हकीकत, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना मुश्किल है, थका देने वाला है। ये अंश बहुत ईमानदारी से दिखाते हैं ये सब। कहानी में कुछ पल ऐसे भी हैं जो इस भारी माहौल में थोड़ी ताजगी लाते हैं, जैसे वो क्रिकेट मैच। हाँ, देहाती टीम बनाम अर्बन टीम, वो सीन काफी मजेदार है। मार साहब की कमेंट्री। हाँ, खास तौर पर छात्रों की वो तनाव भरी जिंदगी में वो मैच एक मौका देता है साथ आने का, थोड़ा मजा करने का। और मैच का रोमांचक अंत, आखिरी ओवर तक जाना, वो माहौल को थोड़ी देर के लिए ही सही जिंदा कर देता है। सही कहा। और फिर आता है कहानी का एक और अहम मोड़, रिजल्ट का दिन। वो शायद सबसे ज्यादा भावनाओं से भरा हिस्सा है। लोकेश का सिलेक्शन हो जाता है और अटल असफल रह जाता है। भावनाओं का कैसा उतार चढ़ाव है। एक तरफ लोकेश की सालों की मेहनत रंग लाती है, उसकी खुशी,
लेखक ने मुंशी प्रेमचंद का जिक्र किया है कि सफलता में पिछली हार को मिटाने की गजब की ताकत होती है। वो लोकेश के अनुभव में सच लगता है। और वही दूसरी तरफ अटल का गहरा दुख, उसकी निराशा, उसका टूटना। असफलता का असर कितना भयानक हो सकता है वो साफ दिखता है। उसका शराब पीना और फिर मार साहब का उसे संभालना, वो रात वाला सीन बहुत भावनात्मक है। मार साहब का उस वक्त अटल को समझाना, अपने बेटियों का जिक्र करना, ये दिखाता है कि वो सिर्फ बाहर से सलाह नहीं दे रहे हैं, वो अटल का दर्द महसूस कर रहे हैं। और उन अंशों का अंत होता है मार साहब के उस डायलॉग से, जब वो शायद अटल को हौसला देने के लिए कहते हैं, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा ही, फिक्स्ड है। ये एक अनिश्चित भविष्य में उम्मीद की एक छोटी सी किरण की तरह लगता है। सच में ये अंश हमें उस दुनिया की, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की दुनिया की एक बहुत ही कच्ची असली तस्वीर दिखाते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई या नौकरी की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दोस्ती की कहानी है, प्यार की है, परिवार के दबावों की है, सामाजिक उम्मीदों की है, और इन सब के बीच अपने सपनों को जिंदा रखने की जद्दोजहद है। पात्र काल्पनिक होकर भी इतने जाने पहचाने लगते हैं, उनसे एक जुड़ाव सा महसूस होता है। प्रेम शंकर चराना ने उस पूरी पीढ़ी के संघर्ष को आवाज देने की कोशिश की है, जो बेहतर भविष्य की तलाश में छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों की भीड़ में कहीं खोसी जाती है। तो इन अंशों पर हमारी ये बातचीत उपन्यास के मर्म तक पहुंचने की कोशिश थी। हाँ, और इसने कुछ सोचने पर तो मजबूर किया है। जैसे ये सवाल उठता है कि सपनों का पीछा करने की कीमत क्या होती है, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। बिल्कुल। और क्या सफलता का मतलब हमेशा वही होता है जो समाज तय करता है, जैसे कि ये एक सरकारी नौकरी? या फिर सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं, शायद होने भी चाहिए। ये किरदार, उनकी यात्राएं हमें महत्वाकांक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं, हार न मानने की ताकत के बारे में, इंसानी रिश्तों की उलझनों के बारे में, और सबसे बढ़कर मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनाए रखने के बारे में। शायद इन अंशों का सबसे बड़ा सबक यही है